तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच कंपनी आर एग्जेम्प्टेड टू ऐड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ दियर नेम, यानी कि किस कंपनी को यह छूट मिल रखी है कि वह अपने नाम के अंत में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द ना लगाए। ओके, तो प्राइवेट कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को, डिफरेंट या एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट्स। ओके, तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो जी देखिए, जो कंपनी जिसको छूट मिल रखी है कि वो अपने नाम के अंत में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ना लगा, वो आपका देखिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट्स के लिए होता है। ओके, ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती हैं, उन कंपनी को ये छूट मिल रखी है कि वो अपने नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द ना लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे अब क्या कह रहा है कि अंडर विच सेक्शन अ प्राइवेट कंपनी कैन वॉलेंटरली कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, यानी कि किस सेक्शन के, कंपनीज एक्ट 2013 के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्लियर, एक प्राइवेट कंपनी को वॉलेंटरली कन्वर्ट किया जा सकता है पब्लिक कंपनी में। ओके, तो 34, 44, 54, 64। तो पहले इसका आंसर करने से पहले मैं आप लोग को ये समझा दूं कि सेक्शन 34 में क्या है, 44 में क्या है, 54 में क्या है, 64 में क्या है, तब लोग आंसर आप लोग इजिली कर पाएंगे। सो वेट अ सेकेंड। तो जी देखिए, सेक्शन 34 आपसे क्या कहता है कि सेक्शन 34 का मतलब होता है क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर आप अपने विवरण में कुछ गलत बातें या गलत स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके लिए आपके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ये सेक्शन 34 बोलता है। सेक्शन 44 देखिए आपसे क्या कहता है, नेचर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, किस प्रकार के शेयर्स और डिबेंचर्स आपकी कंपनी ने इशू करेंगे या कर रखे हैं, उसके नेचर्स, उसकी प्रकृति के बारे में बताता है। शेयर्स में लाइक प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स में आपको याद होगा कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बियरेबल, समझ रहे ना आप लोग, तो किस नेचर्स की कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी। सेक्शन 54 देखिए आपका इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर से लेना देना है। ओके, सेक्शन 64 देखिए आपसे किससे लेना देना है, नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि सेक्शन 64 ये बताता है कि अगर आप अपने कंपनी के शेयर कैपिटल में बदलाव करना चाहते हैं, ठीक, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार को एक नोटिस देना होगा कि मैं अपने शेयर कैपिटल में अल्टरनेशन या बदलाव करना चाहता हूं। अब यहां देखिए जो ऑप्शन आपका दिया था क्वेश्चन में वो सेक्शन 34, सेक्शन 44, सेक्शन 54 और सेक्शन 64 ही दिया था, ठीक, जो आई गेस मिस प्रिंट हुआ होगा क्योंकि ये सेक्शन 44 की जगह एक्चुअली उसको सेक्शन 14 देना चाहिए था, क्योंकि सेक्शन 14 में ही देखिए आपका बताया गया है फॉर अफेक्टिंग द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा, यानी कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाने का भी नियम इसी में दे रखा है। ठीक, तो याद रखिएगा सेक्शन 44 उस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनेगा जिसमें यह बताया गया है कि एक कन्वर्जन किया जाता है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए जो आपका बनेगा ना, वेट अ सेकेंड, तो इसलिए पीडीएफ में देखिए आपको 44 दिखेगा, तो आप लोग जो बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे, तो उन लोग को आंसर पता होगा। यहाँ 44 ना होकर यहाँ जो आंसर आपका बनेगा ना वो बनेगा आपका, वेट अ सेकेंड, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेक्शन 14, ये याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते, कोई भी डाउट होगा इस पर पूछ लीजिएगा। इसका आंसर देखिए इन तीनों में से नहीं है, क्लियर, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेक्शन 14। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्चुअली बुक में मिसप्रिंट हो सके हो गया हो, दैट्स व्हाई। In which one or of the following companies a member does not have a right to appoint proxy? Okay? यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि किस कंपनी में कंपनी के मेंबर्स को पावर नहीं होता है, राइट्स, अधिकार नहीं होता है प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का, यानी कि किस टाइप के कंपनी के मेंबर्स को पावर यानी कि राइट्स, अधिकार नहीं होता है कि वो एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सके। अब बात यह आती है कि प्रॉक्सी क्या होता है, आप सब लोग सोच रहे होंगे प्रॉक्सी क्या होता है। तो जो देखिए कंपनी के मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके जगह पर, उनके स्थान पर जब कोई एक व्यक्ति भाग लेता है, याद रखिएगा जो कंपनी के सदस्य मेंबर्स के जगह पर उनके बिहाफ में कोई दूसरा सदस्य भाग लेता है और वह कंपनी की जनरल सभा में देखिए वोटिंग करता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मेंबर ऑफ द कंपनी, उसी को प्रॉक्सी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा कि जब किसी कंपनी में, आप लोग देखिए कॉपी पेन लेकर बैठा करिए ताकि कहीं कहीं अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं तो उसको नोट किया करिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जैसे आंसर गलत था तो इसका 14 था, तो ये सब आप लोग नोट करके कहीं शॉर्ट नोट्स बनाकर करा करिए ताकि आप लोग इजीली कर सके। उसी तरह यहाँ देखिए प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, जब किसी कंपनी का कोई मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स उसकी जगह पर, उसके बिहाफ में कोई व्यक्ति वोट डालता है, उसकी सामान्य सभा जो जनरल मीटिंग होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है और उसमें वो वोट डालता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मेंबर ऑफ द कंपनी, उसी को प्रॉक्सी कहा जाता है। ठीक, तो सवाल आपसे ये कह रहा था कि बताइए किस टाइप के कंपनीज में
मेंबर को यह अधिकार नहीं होता है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करे। ओके, तो ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या है, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल ना हो। ओके, तो पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वहां पे कभी भी एक कंपनी का जो मेंबर होता है वो प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है, इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, यानी कि कोई देखिए नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, यानी कि वो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शुड बी गिवन विद इन डैश डेज। तो उसको देखिए जो जनरल मीटिंग की नोटिस देनी चाहिए वो कितने दिन के अंदर विद इन दे देनी चाहिए। ओके, 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 22 दिन। तो देखिए इसका आंसर बनेगा 14 दिन के अंदर उसको नोटिस दे देना चाहिए कि हाँ वो जनरल मीटिंग हेल्ड करने वाला है वो कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 5वां, कि अ प्राइवेट, एक सेकेंड, हाँ, कि अ प्राइवेट कंपनी कैन फ्रीली कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी अंडर विच सेक्शन। ओके, तो एक प्राइवेट कंपनी को फ्रीली कन्वर्ट किया जा सकता है पब्लिक कंपनी में, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है। ओके, कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ही है एक्चुअली एक तरह से, ठीक ना। तो उसमें आपको पता होगा हमारा आंसर क्या था, 14। तो इसमें भी मिसप्रिंट का ही खेल है एक्चुअली। तो इसका आंसर देखिए सेक्शन 14 बनेगा। ओके, कि जिसमें प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने का नियम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज, यानी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वह पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि पब्लिक से पैसे डिपॉजिट रिसीव कर रही है, तो वो क्या होगा, प्रोहिबिटेड, यानी कि टोटली रोक होगा, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शन लगेगा, एक्सेप्टेबल है या नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो ये टोटली प्रोहिबिटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये XYZ देखिए कंपनी है, is having 10% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द अनदर पब्लिक कंपनी। ओके, यानी कि XYZ एक कंपनी है जिसके 10% शेयर्स, याद रखिएगा 10% शेयर्स किसी दूसरे पब्लिक कंपनी द्वारा ले रखे गए हैं, एंड 30% हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी कंपनी के 35% शेयर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ले रखे गए हैं। यानी कि 10% शेयर्स देखिए पब्लिक कंपनी द्वारा ले रखे गए हैं और 35% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ले रखे गए हैं, एंड 55% हेल्ड बाय द पीपल, और जो उसके 55% शेयर्स बच जा रहे हैं वो देखिए पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब किए गए हैं। देन द कंपनी इज, तो कंपनी किस टाइप की कंपनी होगी, जनरल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा इसके देखिए मैक्सिमम शेयर्स जो है वो पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब कर रखे गए हैं, दैट्स वाई ये कौन सी कंपनी बनेगी, पब्लिक कंपनी। ओके, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो कभी भी पब्लिक को पैसा इशू ही नहीं कर सकती है, और गवर्नमेंट कंपनीज में देखिए मैक्सिमम शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, दैट्स वाई जिसमें मैक्सिमम शेयर्स देखिए कंपनी के पास थे, कंपनी कह रहा हूं पब्लिक के पास थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी मेंबर्स शुड बी साइन द MOA इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कितने पर्सन्स द्वारा, यानी कितने सदस्य कितने मेंबर्स द्वारा साइन किया जाना चाहिए इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एक सदस्य द्वारा, 2 सदस्य द्वारा, 3 सदस्य द्वारा या 4 सदस्य द्वारा। तो देखिए ये मैं आप लोगों को मैनेजमेंट वाली क्लासेस में भी बताया था, प्राइवेट कंपनी में हमेशा याद रखिएगा जो MOA पे सिग्नेचर होना चाहिए वो कम से कम 2 सदस्यों द्वारा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए आप लोग सवाल। तो प्राइवेट कंपनी तो सब जानते हैं प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपने शेयर्स को कभी भी पब्लिकली इशू ही नहीं कर सकता, प्रोहिबिशन लगा हुआ है, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी के पास ये राइट है कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकती। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। इन केस ऑफ राइट इशू शेयर्स, तो राइट इशू शेयर्स के केस में भी देखिए प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करते समय भी प्रोस्पेक्टस को इशू करने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा प्राइवेट कंपनी या इन केस ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स, इन तीनों को इशू करने में प्रोस्पेक्टस को इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है, which of the following book is generally not mandatory to be kept by a company, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी बुक है जो मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी नहीं है कंपनी द्वारा मेंटेन करने के लिए, यानी कि जरूरी नहीं है, कंपनी चाहे तो मेंटेन कर सकती है, ना चाहे तो मेंटेन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, ऑल सेल्स एंड परचेस ऑफ द कंपनी, डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट
प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ओके, तो आपको पता होगा कि ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, जब तक ये आपका कंपनी नोट नहीं करेगी तो क्या वो कभी भी पीएल अकाउंट बना सकती है? कभी नहीं बना सकती है, तो ये करना तो जरूरी है। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ द कंपनी, ठीक, तो ये देखिए आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको भी बनाना मैंडेटरी है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, अगर एसेट्स और लाइबिलिटी को वो बुक में मेंटेन नहीं करेगी तो क्या कभी वो कंपनी बैलेंस शीट बना सकती है? कभी नहीं। तो इसका आंसर देखिए जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि कभी भी कंपनी को यह जरूरी नहीं होता है कि वो प्रोड्यूस किए गए यूनिट को कहीं नोट करे, ये कॉस्ट अकाउंट का पार्ट है, ठीक, तो उससे कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट से लेना देना नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन ये तीनों मैंडेटरी होते हैं, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, आपसे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ रीहेडरिंग प्रोस्पेक्टस द रिफंड इज मेड विद एन इंटरेस्ट, ठीक, यानी कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के मामले में, ठीक, जो रिफंड होता है वो कितने परसेंट के हिसाब से करना है आपने? 12% के हिसाब से, 13% के हिसाब से, 15 या 16। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जब भी कंपनी इशू करेगी तो याद रखिएगा जो रिफंड होता है वो 15% के हिसाब से होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी के केसेस में जो शेयर्स का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? प्रोहिबिटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है या नन ऑफ द अबव? तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है सिर्फ कौन सा सर्टिफिकेट पाने के बाद, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को किस सर्टिफिकेट को पाने के बाद स्टार्ट कर सकती है? ओके, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन या नन ऑफ द अबव? तो देखिए प्राइवेट कंपनी के केसेस में क्या होता है कि जैसे ही वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट पा जाए तो वो अपने बिजनेस को प्रारंभ कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज पनिशमेंट फॉर डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स एंड अदर पर्सन फॉर रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस, यानी कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स या किसी अदर पर्सन द्वारा प्रोस्पेक्टस में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, यानी कोई गलत चीजें दिखाई जा रही, तो इसके लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा डायरेक्टर, प्रमोटर या किसी अदर व्यक्ति को? ओके, 50,000 रुपए का या 2 साल इम्प्रिजमेंट, 2 साल की जेल, ए बी दोनों या नन ऑफ द एबव? ओके, तो इसका आंसर याद रखिएगा सी होगा। ऐसे लोगों को 50,000 रुपए का देखिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा और 2 साल की जेल भी इनको होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द टर्म कंपनी इज डिफाइंड, यानी कि कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में, ठीक, कंपनी शब्द की व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी की व्याख्या की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन, यानी कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका जो एड्रेस लिखा होता है वो किस में लिखा होता है? एमओए में, एओए में, प्रोस्पेक्टस में या नन ऑफ दीज, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या नन ऑफ दीज? तो कंपनी का देखिए जो रजिस्टर्ड कंपनी का देखिए जो ऑफिस का रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका जो एड्रेस देखिए लिखा होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, द वर्ड अल्ट्रा वायरस मीन्स इन केस ऑफ अ कंपनी। ओके, यानी कि कंपनी के केस में, कंपनी की स्थिति में जो शब्द है अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि अल्ट्रा वायरस शब्द का मतलब क्या होता है इन द केस ऑफ कंपनी? ओके, इसका आंसर आप लोगों ने करना है। सो इसका पहला ऑप्शन देखिए बियॉन्ड द पावर, दूसरा है आपका विद इन द पावर, बोथ ए बी एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए बियॉन्ड और विद इन दोनों एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों ऑपोजिट वर्ड है, तो इसीलिए देखिए सी इसका आंसर सीधे सीधे क्या बन जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, सी इसका आंसर सीधे सीधे गलत। अब बचा ए और बी, तो याद रखिएगा अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है इन द केस ऑफ कंपनीज बियॉन्ड द पावर। ओके, वह चीजें जो कंपनी के पावर के बाहर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन कंपनी इज इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि कोई कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, देन व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स? तो उस कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? यानी कि एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी या अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, बोथ ए बी एंड नन ऑफ दीज? तो देखिए जो कंपनी के मेंबर्स होंगे जिनको हम लोग शेयर होल्डर के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी देखिए जो लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ उनके अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक ही
होगी, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है, सागर ऑब्टेन्ड द इनकॉर्पोरेशन ऑन 1 जनवरी 2014, ओके, and CCB on 1st June 2014, the earliest date on which it can hold the statutory meeting, okay। यानी कि देखिए सागर ऑब्टेन कर रहा है, एक सेकेंड, सागर कंपनी देखिए, सागर ऑब्टेन कर रहा है बिजनेस का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन करने का, बिजनेस संचालन का 1 जनवरी 2014 को, ओके। एंड CCB ऑन 1 जून 2014, और CCB एक कोई कंपनी है, वो देखिए 1 जून 2014 को बिजनेस चलाने का क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट पा रही है। यानी कि सागर देखिए इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट उसको 1 जनवरी 2014 को मिल रहा है और CCB को 1 जून 2014 को मिल रहा है, ठीक। तो द अर्लीस्ट डेट ऑन विच इट कैन होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग इज, तो सबसे अर्लीस्ट डे कौन सा होगा जिसमें इन दोनों के द्वारा याद रखिएगा स्टैट्यूटरी मीटिंग यानी कि वैधानिक मीटिंग को हेल्ड, यानी कि वैधानिक मीटिंग को आपका क्या बोलते हैं, संबोधित किया जाएगा, ओके। याद रखिएगा वैधानिक जो मीटिंग होती है ये क्या होता है आपका, ये कंपनी के पूरे लाइफ में एक बार करना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, ठीक। और ये कब किया जाता है ये ध्यान दीजिए आप, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, याद रखिएगा जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उसके 1 महीने बाद और 6 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 महीने बाद और 6 महीने पहले करना मैंडेटरी है। यानी कि जो कंपनी की स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी वो आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने के बाद और 6 महीने के पहले करना कंपलसरी है। तो सागर लिमिटेड देखिए जो अपना सर्टिफिकेट पा रहा है वो 1 जनवरी 2014 को पा रहा है, यानी कि वह देखिए अपनी जो मीटिंग हेल्ड कर सकता है वो 1 फरवरी के बाद से हेल्ड कर सकता है, क्लियर। और जो CCB कंपनी है वो देखिए आपका 1 जून 2014 को पा रहा है, यानी कि ये देखिए अपना जो मीटिंग है वो 1 जुलाई के बाद से हेल्ड कर सकता है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये दोनों मिलकर अपनी पहली स्टैट्यूटरी मीटिंग कब हेल्ड करेंगे ये आपसे सवाल पूछ रहा था, अब आप लोग शायद सवाल समझ गए होंगे। तो दोनों को मिलकर करना है अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक मीटिंग, तो वो किस डेट को दोनों एक साथ मिलकर अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग को हेल्ड करेंगे, 1 फेब 2014, 1 मार्च 2014, 1 जुलाई 2014 या 1 अगस्त। तो देखिए 1 फेब को ए वाला ये सागर ऑब्टेन तो कर सकता नहीं, कर सकता है क्योंकि इसका 1 महीना देखिए उसी दिन पूरा होगा, समझ रहे हैं आप लोग। 1 महीना देखिए 1 जनवरी को वो किया था इनकॉर्पोरेशन और 1 फरवरी को देखिए क्या बोलते हैं उसका 1 महीना पूरा होगा, तो दैट मीन्स 1 फरवरी को तो वो मीटिंग हेल्ड कर ही नहीं सकता है, तो 1 फरवरी गलत। और ये इसका इनकॉर्पोरेशन तो देखिए 1 जून को हुआ है CCB का, तो ये 1 फरवरी को कभी कर ही नहीं सकता। उसी तरह 1 मार्च को देखिए सागर तो कर सकता है बट CCB नहीं कर सकता है, तो ये भी गया। 1 जुलाई को देखिए सागर तो कर सकता है क्योंकि इसका देखिए 5 महीना हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन CCB नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए इसका इनकॉर्पोरेशन 1 जून को हुआ था और 1 जुलाई को जस्ट 1 महीना पूरा होगा, दैट्स वाई ये नहीं कर सकता है। तो दोनों मिलकर 1 अगस्त को करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका भी देखिए 2 महीना पूरा हो जाएगा और इसका 6 महीना देखिए उसी दिन कंप्लीट होगा, दैट्स वाई दोनों मिलकर 1 अगस्त 2004 को क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग को हेल्ड कर सकते हैं, ओके। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी डैश ऑफ नॉमिनल वैल्यू एज पर सेबी गाइडलाइंस, यानी कि मिनिमम कितना एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव करना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू का सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से, 25%, 30%, 40% या नन ऑफ द अबव, ओके। तो इसका आंसर देखिए बनेगा कम से कम 25% करना अनिवार्य है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मेड्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि वह कॉन्ट्रैक्ट जो बिजनेस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद किया गया बट बिफोर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ बिजनेस, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वह कॉन्ट्रैक्ट आपका बिजनेस शुरू करने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके पहले किया गया, यानी कि इनकॉर्पोरेशन का तो सर्टिफिकेट आपको वह कॉन्ट्रैक्ट जो आपको देखिए इनकॉर्पोरेशन के बाद तो कर दिया गया बट अभी तक उस कंपनी को संचालन करने का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला हुआ है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, प्रोविजनल, री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या बोथ ए एंड बी। तो यहां पे देखिए सवाल में ये आंसर था एक्चुअली, वह कॉन्ट्रैक्ट जो देखिए इनकॉर्पोरेशन के बाद किया गया बट उस कंपनी को अभी संचालित करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देखिए नहीं मिला हुआ है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट की संज्ञा दी जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्राइवेट कंपनी कैन बोरो फंड्स, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पैसे कहां से बोरो कर सकती है, फंड्स को कहां से बोरो कर सकती है, कब कर सकती है, क्वेश्चन
कैसे कर सकती है, ठीक। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद, आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो ये देखिए आपका प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता, ये पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी होता है। आफ्टर होल्डिंग फर्स्ट एनुअल एजीएम, तो ये भी गलत है। जैसे ही कंपनी ने देखिए इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, वो बोरो कर सकती है फंड्स को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द मेन सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज रिकॉर्ड विथ अमाउंट पेबल इन, ओके। तो देखिए एक्चुअली ये मेन नहीं है, ये मिनिमम है, ओके, ये मिनिमम है। तो द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज रिकॉर्ड विथ अमाउंट पेबल इन, तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट की बात कर रहा है तो ये हमेशा याद रखिएगा ओनली इन कैश होना चाहिए, ओके। तो इन केस ऑफ शेयर्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन शैल बी, ओके। तो शेयर्स के केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है कमीशन को अंडर राइटिंग करने की, ठीक। उसका आंसर आपको करना है 2%, 3%, 5 एंड नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा कि शेयर के केस में जो मैक्सिमम लिमिट होती है कमीशन को अंडर राइट करने की वो 5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द रूल ऑफ मेजोरिटी इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन, यानी कि मेजोरिटी का रूल जो होता है वह कब आपका काम नहीं करेगा, वह कब आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। द एक्ट डन इज इट इलीगल, जब एक्ट आपका जो भी कार्य किया जा रहा है वो इलीगल हो, या द एक्ट डन इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी, यानी कि वह अल्ट्रा वायरस क्या होता है कल मैंने बताया था आप लोगों को, जो बियॉन्ड द कंपनीज होता है, तो ऐसा कोई कार्य, या द एक्ट डन कंस्टिट्यूट ऑफ फ्रॉड, या कोई कार्य फ्रॉड के पर्पज से किया जाए। तो ये तीनों केसेस में देखिए मेजॉरिटी कभी भी एप्लीकेबल होगी नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच डिपॉजिट कैन बी इशूड, यानी कि कितने मैक्सिमम समय के लिए डिपॉजिट को इशू किया जा सकता है, ओके। तो देखिए इसका आंसर बनेगा 36 मंथ, मैक्सिमम 36 महीने तक मैक्सिमम पीरियड होती है, और जो मिनिमम पीरियड होती है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की, वो इशू करने की, वो 6 महीने होती है। याद रखिएगा मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 36 महीने। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द पर्सन हु इज होल्डिंग शेयर्स वारंट विल बी डैश ऑफ द कंपनी, यानी कि वह पर्सन जो देखिए कंपनी के शेयर वारंट को होल्ड करके रखा है, तो वह पर्सन कंपनी के लिए क्या होगा, ओके। मेंबर, शेयर होल्डर, पार्टनर, या नन ऑफ दीज। तो वह पर्सन जो कंपनी के शेयर वारंट को होल्ड करके रखा हुआ है वह आपका कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी, यानी कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं टुवर्ड्स द कंपनी। तो राइट टू हैव शेयर्स, शेयर्स को रखने का अधिकार, राइट टू अपॉइंट ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट करने का अधिकार, या राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को अपॉइंट करने का अधिकार। तो देखिए जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं जिनको अपन हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेयर होल्डर के नाम से, ओके। तो इनके पास ये सारे के सारे अधिकार समाहित होते हैं, तो इसका आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। 29 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द कैपिटल विच इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, यानी कि वह कैपिटल जो आपका अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है ऑफ द कंपनी, विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप इज कॉल्ड, यानी कि कैपिटल का वह पार्ट जो अभी तक अनकॉल्ड अप है उसको कंपनी के वाइंडिंग अप के समय कॉल्ड अप किया जा रहा है, तो उस टाइप के कैपिटल को कौन सा कैपिटल कहा जाता है, इशूड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, या रिजर्व कैपिटल, ओके। क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। रुकिए एक बार फिर समझा दे रहा हूं आप लोगों को कि कैपिटल का वह पार्ट, ठीक, जो अभी तक अनकॉल्ड अप है उसको देखिए कंपनी के अनकॉल्ड अप है, ठीक, तो वह कंपनी अपने वाइंडिंग अप के समय, कंपनी के समापन के समय उसको कॉल्ड अप कर रही है, तो ऐसे कैपिटल को क्या कहा जाएगा। तो ऐसे कैपिटल को याद रखिएगा हमेशा हम लोग रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, What is the validity period of information memorandum? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की वैलिडिटी पीरियड कितनी होती है, ओके। 1 year, 5 year, 1.5 years या 2.5 years। तो याद रखिएगा जो वैलिडिटी हो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की वो 1 साल की होती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे बोला है कोरम शुड बी प्रेजेंट एट द, तो देखिए इसका आंसर करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि कोरम क्या होता है, ठीक, और इसके क्या प्रावधान है, तब आप लोग इसका आंसर इजीली कर पाएंगे, ओके। सो वेट अ सेकेंड।
तो जी देखिए कोरम, तो कोरम क्या होता है आपका, अ कोरम इज अ सिंपल वर्ड मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट हैव टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग। यानी कि कोरम का अर्थात वह होता है कि कम से कम जितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मीटिंग को हेल्ड करने के लिए, किसी भी मीटिंग को करने के लिए, तो वही आपका कोरम कहलाता है। ठीक, तो यानी कि किसी भी मीटिंग को करने के लिए उसमें कम से कम कितने मेंबर्स लोग आएंगे, वो आपका जो मीटिंग हेल्ड होगा वही आपका जो मिनिमम नंबर्स होते हैं ऑफ द मेंबर, वही आपके कोरम कहलाते हैं। अंडर द एक्ट द कोरम फॉर जनरल मीटिंग, अ बोर्ड मीटिंग एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज एम्यूरेटेड विद इन इट्स प्रोविजंस। ओके, तो जो आपका जनरल मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, उसमें कोरम के हिसाब से मीटिंग को अरेंज किया जाता है। ओके, क्योंकि अगर देखिए मिनिमम नंबर्स अगर जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो पहुंचेंगे नहीं, तो वो जो मीटिंग होगी वो मीटिंग रद्द कर दी जाती है। वो मिनिमम नंबर क्या होते हैं वो भी आइए देख लेते हैं। तो दो कोरम फॉर देखिए बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है फिलहाल, तो बोर्ड मीटिंग में देखिए कम से कम 1/3 होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के। यानी कि मान लीजिए कि किसी कंपनी में अगर क्या बोलते हैं 12 डायरेक्टर्स हैं, 12 ज़्यादा हो गए, मान लीजिए किसी कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं। ओके, तो 9 डायरेक्टर्स में से उनके 1/3 तो होने ही चाहिए। यानी कि इसका 1/3 यानी कि कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, या 2 डायरेक्टर भी हो सकते हैं, या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर नंबर, या 2 डायरेक्टर। अब 2 और 3 में से देखिए जो ज्यादा होगा वही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 ज्यादा था, तो इसीलिए कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, तो देयरफॉर इन केस ऑफ देयर आर ओनली 3 डायरेक्टर्स, अगर किसी कंपनी में देखिए सिर्फ 3 डायरेक्टर्स हैं, ओके, देन एटलीस्ट 2 मस्ट बी प्रेजेंट इवन 2, तो उसमें से कम 2 को तो प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। और 1/3 वुड एंटाइल दैट ओनली 1 डायरेक्टर्स नीड टू बी प्रेजेंट। ओके, और अगर सिर्फ 1/3 एंटाइल कर रहे हैं तो सिर्फ 1 डायरेक्टर्स को ही प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। तो ये आपका देखिए कोरम से रिलेटेड था। अब आइए हम लोग इसका आंसर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग बाद में अच्छे से समझ सकें। तो कोरम शुड बी प्रेजेंट एट द, तो कोरम जो होते हैं वो हमेशा देखिए कब प्रेजेंट होने चाहिए, वो देखिए आपका कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग के समय होने चाहिए, यानी कि ए विल बी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखिए हम लोग पढ़ते हैं। 32 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाईबैक, ओके, कंपनी शैल फाइल द डिटेल्स विद इन विथ होम, यानी कि कंपनी देखिए 30 दिन के भीतर जो बाईबैक करती है अपने शेयर्स को, तो उसको देखिए जो अपने फाइल को कंपनी देखिए जो फाइल करती है उस डिटेल को वो किसके पास करती है, रजिस्ट्रार के पास, सेबी के पास, दोनों के पास, या नन ऑफ दीज। तो देखिए जब कंपनी 30 दिन के भीतर कंपनी के शेयर्स को बाईबैक कर लेती है तो जो उससे संबंधित डिटेल्स होते हैं वो डिटेल्स को जो फाइल किया जाता है वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। 33 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द कंपनी मस्ट डिलीवर शेयर सर्टिफिकेट विद इन डैश इफ द शेयर अप्लाइड फॉर ट्रांसफर। ओके, यानी कि एक कंपनी को जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कितने टाइम के भीतर डिलीवर कर देना चाहिए, 3 महीने, 2 महीने, या आपका 5 महीने, या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा 2 महीने के भीतर आपका वो शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द चेयरमैन ऑन हिज ओन मोशन डैश ऑल्सो ऑर्डर अ पोल। ओके, मस्ट, शुड, मे, या नन ऑफ द अबव। ओके, तो देखिए जो चेयरमैन होता है वो ऑन हिज ओन मोशन, जो देखिए वो खुद वो क्या बोलते हैं पोल को होल्ड कर रहा है, ठीक, तो उसको देखिए जो पोल कराने का जो ऑर्डर देना होता है वो मैंडेटरी होता है, मतलब मस्ट होता है, जरूर देना ही देना, या होना चाहिए, या हो सकता है, या नन ऑफ दीज। ओके, तो 34 का आंसर देखिए जो बनेगा वो मे होगा। मे दैट मीन्स वो देखिए करा सकता है ऑर्डर पोल, मैंडेटरी नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है उस कंपनी के क्या बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से तो वो करा सकता है, दैट्स वाई मे विल बी आंसर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस वैसे एग्जाम में नहीं दिखते हैं, मे, शुड ऐसे करके प्रीपोजिशन थोड़ी ना आपसे पूछा है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओन फंड्स आर कॉल्ड, यानी कि जो कंपनी की ओन फंड्स होती है, खुद की फंड्स होती है, उसको क्या कहा जाता है। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, डिबेंचर कैपिटल, शेयर कैपिटल, लोन कैपिटल, या नन ऑफ दीज। तो देखिए ओन कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 देखिए आपसे कह रहा है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग,
ठीक। स्टैट्यूटरी मीटिंग को कंडक्ट करने का जो टाइम होता है वो कितना होता है? तो स्टैट्यूटरी मीटिंग को हेल्ड करने की जो टाइम लिमिट होती है वो कम से कम 1 महीने और मैक्सिमम 6 महीने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 कह रहा है इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन फाइलिंग द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू चार्ज, ठीक, देन पेनाल्टी इज अप टू, ओके। यानी कि यदि कोई चार्ज यानी कि मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोई चार्ज से संबंधित, ठीक, विवरण को दाखिल करने के लिए, विवरण को दाखिल करने में यदि कोई डिफॉल्ट यानी कि चूक हो जाती है तो उसका कितना जुर्माना तय किया गया है? 5 से 10,000, 10 से 15,000, या आपका 15 से 20,000, या नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन ए, 5 से 10,000 रुपए तक का अगर जुर्माना तब आपको देना पड़ेगा यदि आपको किसी चार्जेस से रिलेटेड कोई भी विवरण दाखिल करने में कोई भी डिफॉल्ट यानी कि चूक होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट अदर देन फैक्ट्री in which there are more than dash employee must be to come under payment of bonus act, okay। यानी कि क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि कारखाने के अलावा, ठीक, कारखाने के अलावा किसी अन्य उपक्रम में, कारखाने के अलावा किसी अन्य उपक्रम में कम से कम मोर देन मतलब कितने एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय कार्यरत करेंगे तो वह जो उपक्रम होगा आपका वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में आ जाएगा। यानी कि अगर कारखाने के उपक्रम को छोड़ दिया जाए तो कारखाने के उपक्रम को छोड़ने के बाद कोई भी अन्य उपक्रम हो रहा है तो उस उपक्रम में कितने आदमी से अधिक का आदमी कार्य करने लगेंगे तो वह आपका जो उपक्रम होगा वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा अगर 20 कर्मचारी से अधिक कार्य कर रहे हैं तो वह उपक्रम आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत आ जाएगा, ओके। यानी कि वहां बोनस पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इज नीड नॉट टू फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा रेजोल्यूशन है जिसको आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है? स्पेशल रेजोल्यूशन, तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो फाइल करना मैंडेटरी होता है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। अ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स, तो देखिए जब कोई बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है तो उसकी भी जानकारी देना रजिस्ट्रार को कंपलसरी है, तो ये भी आंसर गलत। अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंट, नहीं, अगर देखिए कंपनी कोई एजेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक, तो वो आपका जरूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रार को पता है, तो ये सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है? रिटर्न पेड ऑन शेयर इज, अल्लाह इतना इजी क्वेश्चन, आप लोग तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिख गया था तो खुश हो जाएंगे। शेयर्स पे जो रिटर्न पे किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन या नन ऑफ दीज? तो ये क्वेश्चन आप लोग जरा आंसर करके बताइएगा कमेंट में, तो क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, जो शेयर पे रिटर्न मिलता है उस रिटर्न को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब? नोटिस ऑफ एडजॉर्न मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ मीटिंग इज, तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा एडजॉर्न फॉर वांट ऑफ कोरम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि डैश इज द ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग, यानी कि इसमें से कौन सा ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है मीटिंग को प्रोसीड करने का, ओके। कोरम, मिनट्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? तो देखिए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है ना, जो मीटिंग को प्रोसीड करता है वो आपका मिनट्स होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 देखिए आपसे क्या कह रहा है? हु शुड सर्टिफाई दैट कंपनी अलॉटेड द शेयर्स एंड कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, ओके। तो कौन इसमें सर्टिफाई करता है, आपका प्रमाण देता है कि जो कंपनी है दैट कंपनी अलॉटेड शेयर्स, की कंपनी शेयर्स को देखिए अलॉट कर रही है एंड कैश रिसीव, और उसके बिहाफ में देखिए कैश रिसीव कर, यानी कि कंपनी क्या कर रही है? शेयर को अलॉट कर रही है, अलॉट करने पे क्या हो रहा है? कैश को रिसीव कर रही है। तो इसका जो प्रमाण होता है वो कौन देता है? ऑडिटर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर या मेंबर, ओके। तो देखिए जो सर्टिफिकेट देता है ना वो आपका कंपनी का ऑडिटर देता है, ओके। 43 के बाद से 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है? नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी गिवन विद इन अ पीरियड नॉट लेस देन,
यानी कि जो स्टैट्यूटरी मीटिंग का देखिए जो नोटिस देना है वह नोटिस कितने समय के, कम से कम कितने समय के भीतर आपको दे दिया जाना चाहिए। ओके, तो नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी गिवन विद अ पीरियड नॉट लेस देन, वो कितने समय से कम में नहीं होना चाहिए, 44 का 21 दिन के भीतर, 14, 7 या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, ठीक, स्टैट्यूटरी मीटिंग का देखिए जो आपका नोटिस दिया जाता है वो नोटिस आपका 21 दिन से कम में नहीं होना चाहिए, तो नॉट लेस देन 21 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद से क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपसे कह रहा है डैश इज अ चार्ज व्हेन इट इज मेड स्पेसिफिकली टू कवर एसेट्स, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा चार्ज है आपका जो किसी विशेष संपत्ति को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, फिक्स चार्ज, स्पेसिफिक, फ्लोटिंग या ए एंड बी बोथ। तो देखिए क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो देखिए स्पेसिफिकली एसेट्स कवर करने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एसेट्स भी किस टाइप का होगा, स्पेसिफिक एसेट्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द पर्सन टू होम द राइट्स एंड ड्यूटीज आर एंडोर्स्ड इज कॉल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसको हम लोग राइट्स, अधिकार और कर्तव्य का एंडोर्समेंट करते हैं, एंडोर्स करते हैं उसको क्या कहा जाता है। क्लियर, तो देखिए अगर राइट्स और ड्यूटी की जगह यहीं पे बिल्स दे देता या प्रोमिसरी नोट्स दे देता, समझ रहे हैं आप लोग, अगर यही राइट्स और ड्यूटीज की जगह पे बिल्स या प्रोमिसरी नोट्स दे देता तो इसका आंसर तो देखिए तब एंडोर्सी बन जाता। क्लियर, लेकिन यहाँ देखिए कितने बच्चे यही सोच होंगे कि एंडोर्सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट यहाँ देखिए बिल्स और प्रोमिसरी नोट्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज की। तो जब किसी व्यक्ति को राइट्स और ड्यूटीज एंडोर्स किया जाता है तो उस व्यक्ति को अपन ट्रांसफरी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। जब उसी व्यक्ति को हम लोग बिल और प्रोमिसरी नोट एंडोर्स करते हैं तब तो वो देखिए एंडोर्सी बन जाता है, लेकिन जब क्या बोलते हैं हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज का एंडोर्समेंट करेंगे तो वो क्या बनेगा, ट्रांसफरी बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन बिकॉज इट इज नॉट सिक्योर्ड बाई, यानी कि जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं आपके उनको किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह देखिए सिक्योर नहीं होते हैं। किससे, फिक्स चार्जेस से, फ्लोटिंग चार्जेस से, ए या बी दोनों या नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका आंसर देखिए बनेगा दोनों, फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज। ओके, क्योंकि इनको देखिए दोनों की सिक्योरिटी नहीं मिली रहती है, ना ही इनको फिक्स चार्ज से रेट मिलता है ना ही फ्लोटिंग चार्ज से मिलता है। इसमें बस कंपनी क्या करती है ना, इन्वेस्टर को एक प्रॉमिस करती है या बस ऐसे बोलती है कि हाँ मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, बट कंपलसरी या जरूरी नहीं होता है कि वो इसको इंटरेस्ट देगी। क्लियर, तो इसीलिए इसका आंसर बन जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक, ना ही फिक्स चार्ज से उनका तय है ना ही फ्लोटिंग चार्ज से उनका इंटरेस्ट है, दैट्स वाई ये देखिए सिक्योर्ड नहीं होते हैं बाई फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपसे क्या कह रहा है, A charge requiring registration shall be filed with the registrar within, यानी कि जो चार्ज से संबंधित रजिस्ट्रेशन होता है वह आपका रजिस्ट्रार के पास कितने दिन के भीतर फाइल करना जरूरी है। ओके, 21 डेज, 30 डेज, 45 डेज या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जो चार्जेस से संबंधित रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन होता है वह रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के भीतर फाइल करना मैंडेटरी होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, डैश स्पेसिफिक that specifies the time limit within which share certificate is to be delivered, यानी कि कौन सा सेक्शन इसमें से यह सर्टिफाई करता है कि आपको एक निश्चित समय अवधि के भीतर अपने शेयर सर्टिफिकेट को क्या करना है, डिलीवर कर देना है टू द शेयर होल्डर। ओके, यानी कि इसमें से कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन है जो यह आपका बताता है कि आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट को डिलीवर करना है। क्लियर, एक निश्चित समय अवधि के अंदर। सेक्शन 110, सेक्शन 110, सेक्शन 111, सेक्शन 112 या सेक्शन 113। क्लियर, तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा सेक्शन 113। ओके, क्योंकि सेक्शन 113 में ही वो प्रावधान आपके लिखे गए हैं कि एक निश्चित समय अवधि के भीतर आपको शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर कर देना है टू द शेयर होल्डर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 देखिए आपसे क्या कह रहा है, Audit committee shall act in accordance with the terms of reference to be specified by, यानी कि जो ऑडिट कमिटी होती है आपकी, क्लियर, वह अपने कार्य को किस तरह से परफॉर्म करेगी उसका जो टर्म्स होता है वो किसके द्वारा स्पेसिफाइड होता है, यानी कि ऑडिट कमेटी द्वारा किया गया कार्य, जो कार्य किया जाएगा
वह कार्य आपका किसके द्वारा स्पेसिफाइड होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, सेबी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट? ठीक, तो इसका आंसर देखिए बनेगा बीओडी। जो ऑडिट कमेटी कार्य करेगी वह आपका बीओडी के अकॉर्डिंग्स पे वो कार्य होता है, उसी के द्वारा वो स्पेसिफाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू द शेयर वारंट? इसमें से कौन सी कंपनी शेयर वारंट को इशू कर सकती है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? तो याद रखिएगा शेयर वारंट, तो शेयर वारंट हमेशा एक पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। when there is a nature when there is a untrue statement in a prospectus who can sue? यानी कि अगर क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टस में कोई गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक, अगर प्रोस्पेक्टस में विवरण में कोई अनट्रू स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है तो हु कैन शू, यानी कि तब कौन मुकदमा कर सकता है? मुकदमा करने का राइट तब किसके पास होगा? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, सब्सक्राइब्ड इन प्राइमरी मार्केट, सब्सक्राइब्ड इन सेकेंडरी मार्केट, राइट इशू या नन ऑफ दीज? तो वो देखिए सब्सक्राइबर जो प्राइमरी मार्केट से सिक्योरिटीज खरीदे होंगे उनके पास ये अधिकार होता है कि वो शू कर सकते हैं, यानी कि केस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द टाइम गैप बिटवीन एजीएम बिटवीन टू एजीएम्स शैल नॉट एक्सीड्स, यानी कि दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम गैप हो सकता है? क्लियर? दो एनुअल जनरल मीटिंग्स में के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम गैप हो सकता है, उससे संबंधित आपको आंसर करने हैं। 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 16 मंथ्स या नन ऑफ दीज? तो याद रखिएगा दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप जो हो सकता है वो 15 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आपसे क्या कह रहा है, इफ अ न्यू कंपनी गेट रजिस्टर्ड, अगर कोई नई कंपनी रजिस्टर्ड होती है विद अ नेम विच रिजेंबल्स द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, ओके, देन इट शुड बी अप्लाई टू होम। यानी कि अगर किसी नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन ठीक हो जाता है, इफ अ न्यू कंपनी गेट रजिस्टर्ड विद अ नेम, यानी कि किसी नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसी नाम के साथ हो जाता है एंड बाद में पता चलता है कि रिजेंबल द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, कि वह किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता ही नाम है, रिजेंबल्स नेम है, ओके, तो एंड इट शुड अप्लाई टू होम। तो यह देखिए किसको दावा कर सकती है? इसके लिए कि देखिए यह कंपनी का नाम मेरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, ओके, तो ये किसको दावा किया जा सकता है, किसको अप्लाई किया जा सकता है? ये एनसीएलटी को। एनसीएलटी का देखिए फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ओके, रुकिए यहाँ लिख देता हूँ, एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ओके, तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है, सेबी के पास जा सकती है। सेबी का फुल फॉर्म और सेबी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, ठीक, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी, वैधानिक संस्था कब बनी थी, ये जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है और सेबी जो है आपका कब एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, ये दोनों चीजें आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, तो जरा बताइएगा। तो या आरओसी के पास जा सकती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, नन ऑफ दीज? तो देखिए जब नाम को लेके कोई विवाद उत्पन्न होता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा जो कंपनी होती है वो एनसीएलटी के पास जाएगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, ओके। चलिए 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 देखिए कह रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी इन्फॉर्म डैश इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ये देखिए मैं आप लोगों को जब कंपनी लॉ पढ़ा रहा था तो उस कंपनी लॉ में पूरे के पूरे टेबल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, ओके। तो एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग इसका आंसर इजीली कर पाएं, ठीक। तो वेट अ सेकेंड। तो देखिए फ्रॉम फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज पर शेड्यूल 1 और टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टेबल ए में देखिए क्या मेंशन है आपका, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी में देखिए द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड इज लिमिटेड बाय गारंटी, यार ठीक, यानी कि वह कंपनी जिसके शेयर कैपिटल्स तो नहीं होंगे बट वह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी। टेबल सी देखिए क्या कहता है, कंपनी विद शेयर कैपिटल एंड लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें देखिए दोनों होंगे। टेबल डी देखिए आपसे क्या कहता है, द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि वह कंपनी जिसकी देखिए शेयर कैपिटल नहीं है बट उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है।
और टेबल ही देखिए क्या कहता है कि अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें भी बोथ होंगे। ओके, तो इसका इस बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि नेक्स्ट टाइम कहीं आए तो आप लोग आंसर इजीली कर सकें। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या था आपका, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी इन्फॉर्म डैश इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि कंपनी देखिए लिमिटेड बाय गारंटी है बट उसके शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये देखिए लिमिटेड बाय गारंटी तो है बट शेयर कैपिटल द्वारा लिमिटेड नहीं है, तो ये कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा, ऑप्शन बी। अभी हम लोग देखें कि ऑप्शन बी में क्या था कि वह कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी तो होगी बट शेयर कैपिटल उसका नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी इफेक्टेड, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई परिवर्तन करते हैं, ठीक, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उससे संबंधित पूछ रहा है। फॉर एनी रीजन, फॉर स्पेशल रीजन, ओनली टू कंपाइल विद सीजी ऑर्डर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर, या नन ऑफ दीज। तो हम लोग देखिए अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन जब करते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह किसी भी कारण की वजह से हो सकता है या किसी स्पेशल रीजन की वजह से होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कोई ऑर्डर है तो उसको कंपाइल करने के लिए किया जाता है, या नन ऑफ दीज। ओके, तो ये देखिए जब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो परिवर्तन होता है ना, वो हमेशा किसी स्पेशल रीजन की वजह से ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57, अ पब्लिक कंपनी कैन बोरो मनी, यानी कि एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो कब पैसा आपका बोरो कर सकती है, यानी कि पब्लिक से पैसा रिसीव कर सकती है। ओके, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के पहले, जून आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बाद, आफ्टर इशूइंग अ प्रपोजल, या आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो याद रखिएगा जो पब्लिक कंपनी होती है जब तक उसको बिजनेस कमेंस करने का सर्टिफिकेट न मिल जाए तब तक वो पब्लिक से पैसा बोरो नहीं कर सकती है। बट प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी को देखिए जैसे ही इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, जैसे ही उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, वो तुरंत देखिए अपने बिजनेस का संचालन कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी जब तक उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का देखिए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो कभी भी अपने बिजनेस का संचालन नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, डैश इज रिक्वायर्ड टू फाइल prior to making second and subsequent issue of securities in case of self prospectus are filed. Okay, तो जी देखिए क्या बोलते हैं, जब हम कंपनी क्या करती है सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी को इशू करती है, ठीक, तो जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है वो जो उसको रिक्वायरमेंट होती है फाइल करने की, वह आपका देखिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की ज़रूरत होती है। जब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हम लोग आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल कर देते हैं विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के भीतर, ठीक, तब कंपनी को ये राइट्स हो जाता है कि वो जो शेयर्स होते हैं उसको सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू कर सकती है उस सिक्योरिटीज़ को। क्लियर, तो ये देखिए आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की इसके लिए आवश्यक, मेमोरेंडम ऑफ सॉरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की आवश्यकता इसके लिए होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हेन अ प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी इन विच फॉर्म इट शुड बी। ओके, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 6 या नन ऑफ दीज। तो जब किसी प्राइवेट कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो ये किस शेड्यूल से रिलेटेड है आपका, उसका आंसर अपन को करना है। ओके, तो इसके प्रावधान देखिए शेड्यूल 4 में मेंशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा एक सेकेंड, हाँ, हमारा आज का लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एज पर सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंड फ्रॉम द एंड ऑफ डैश डेज, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी है, अगर कोई एक्सेस, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन में देखिए एक्सेस मनी कंपनी रिसीव कर लेती है, तो उस एक्सेस मनी को या एप्लीकेशन मनी को कितने दिन के भीतर रिफंड करना जरूरी है, 60, 70, 80 या 90। तो याद रखिएगा 60 दिन के भीतर एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करना मैंडेटरी होता है अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस। 61 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अ कंपनी कैन नॉट पे अंडर राइटिंग कमीशन अनलेस इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स, यानी कि कोई कंपनी आपका अंडर राइटिंग कमीशन जो होता है उसकी पेमेंट नहीं कर सकती है अनटिल जब तक उसका आर्टिकल्स में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें उसको ऑथराइज ना किया गया हो, तब तक कोई भी कंपनी अंडर राइटिंग कमीशन का पेमेंट नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आपसे क्या कह रहा है,
स्मॉल डिपॉजिट मीन्स अ डिपॉजिटर हु हैड डिपॉजिट्स अ सम नॉट एक्सीडिंग डैश इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, यानी कि वह स्मॉल डिपॉजिट, छोटा डिपॉजिट, जिसका अर्थात ये होता है कि एक डिपॉजिटर यानी कि एक जो इन्वेस्टर होता है, एक डिपॉजिटर होता है, वह क्या बोलते हैं, किस अमाउंट से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करेगा तो वह एक स्मॉल डिपॉजिट माना जाएगा। यानी कि यहाँ जो अमाउंट दिया है उस अमाउंट से ज़्यादा का अगर वो डिपॉजिट नहीं करता है किसी भी फिनेंशियल ईयर में तो वह डिपॉजिट आपका स्मॉल डिपॉजिट माना जाएगा। ओके, तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा 20,000। अगर कोई व्यक्ति 20,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट किसी फिनेंशियल ईयर में नहीं करता है तो वो हमेशा एक स्मॉल डिपॉजिट माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आपसे क्या कह रहा है, डैश डिक्लेयर्स अ कंपनी एज अ सिक कंपनी। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो यह डिक्लेयर करती है कि कोई कंपनी सिक कंपनी है। ओके, BIFR, MRTP, FERA या नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका देखिए मैं आप लोगों को पहले फुल फॉर्म बता दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। सो वेट अ सेकेंड। तो सबसे पहले देखिए आपका था BIFR, इसका फुल फॉर्म देखिए होता है आपका बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, ये आपका था BIFR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए होता है आपका MRTP। ओके, MRTP, आइए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है आपका मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। ओके, ये आपका था MRTP का, और एक देखिए और आपका था फेरा। ओके, फेरा, आइए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ओके, तो ये देखिए इन तीनों का फुल फॉर्म था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, BIFR, MRTP और फेरा। ओके, तो आइए अब आप लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि बताइए इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो किसी कंपनी को एक सिक कंपनी डिक्लेयर करती है। तो ये देखिए BIFR करता है। ओके, और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कमेंट करके आंसर करिएगा। फेमा में देखिए कुछ आपका परिवर्तन करके एक नया एक्ट बनाया गया था, मतलब फेमा का रिप्लेसमेंट हुआ था। तो वो फेमा अब आपका किस नाम से, फेरा आपका किस नाम से जाना जाता है, ठीक, उसके बारे में आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। 64 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता है, कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म, फॉरेनर, गवर्नमेंट या HUF। ओके, तो देखिए जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, फर्म की बात कर रहा है, तो फर्म कभी भी एक कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मस्ट बी इशूड फॉर इशू ऑफ। यानी कि जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है उसका इस्तेमाल किस चीज को इशू करने के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि CRR का जो यूज है वो किस चीज को इशू करने के लिए किया जाना चाहिए। फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा CRR का जो इस्तेमाल होता है वो आपका फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय। जो शेयर का ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा इफेक्ट होता है, सेल्स के द्वारा, डेथ के द्वारा, इंसॉल्वेंसी या नन ऑफ दिस। तो ट्रांसफर यानी कि जो किसी भी शेयर्स की देखिए जो ओनरशिप है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना ही क्या कहलाता है,
ट्रांसफर कहलाता है। तो ये कब होगा? जब उसको हम लोग सेल कर देंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है आपसे, डिबेंचर्स विच डू नॉट हैव द चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज, यानी कि वह डिबेंचर्स जिनको कंपनी के एसेट्स, कंपनी के प्रॉपर्टी पे कोई भी चार्ज नहीं मिला होता है, वह किस प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं आपके? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड या नन ऑफ दीज। इसका क्वेश्चन तो देखिए आंसर जो है इसका वो क्वेश्चन में छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है ध्यान दीजिए अगर सवाल फिर पढ़िए तो, कि ऐसे ऋणपत्रधारी जिनको कोई भी चार्ज, कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है किसी भी एसेट्स पर, वो ऑब्वियसली कौन से डिबेंचर्स होंगे? असुरक्षित डिबेंचर्स होंगे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होंगे, क्योंकि उनको कोई देखिए अधिकार ही नहीं प्राप्त है। 68 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट, ये क्वेश्चन देखिए कल ही मैंने आप लोगों को कराया है कि कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी किसी स्टैट्यूटरी मीटिंग को हेल्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, in which one of the following cases are ordinary resolution may be passed, यानी कि इन किस परिस्थितियों में कंपनी एक साधारण रेजोल्यूशन को पास कर सकती है? कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, कंपल्सरी वाइंडिंग ऑफ द कंपनी या नन ऑफ दीज। तो देखिए जब कंपनी को अपना कंपल्सरी वाइंडिंग अप करना होगा तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट पास किया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंस इनकम टैक्स याद आ गया। ओके, आज का हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन, अ कंपनी नॉट डिक्लेयर्स डिविडेंड एट, कंपनी देखिए जो डिविडेंड होता है वो कब डिक्लेयर नहीं कर सकती है? स्टैट्यूटरी मीटिंग में, एजीएम में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कंपनी कभी स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग में डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं करती है। ओके।